ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर है, पहला टेक्निकल सेशन है। इनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुने हों, बट हम उसको बिकॉज हर किसी ने नहीं में भी सुने होंगे, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा कि मैं आपको अगर लाइक पढ़ाते हुए स्लाइड्स के दरमियान में अगर मैं आपको कोई चीज़ कहती हूँ ना कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप कहीं नोट करते जाएं। चाहे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लें या एक डायरी बना लें, जिसमें आप नोट करते जाएं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताती जाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, या ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, या ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आपको आइडिया है। और इसको हम स्किप करते हैं और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने हैजर्ड और रिस्क के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, उसको क्लियर करना है कि क्या डिफरेंस है हैजर्ड में और रिस्क में। तो हैजर्ड बेसिकली एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी फिजिकल चीज, और सिचुएशन भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं हैजर्डस सिचुएशन। हैजर्डस सिचुएशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग नियर अ स्टोव जिसमें बॉइलिंग वाटर है, तो ये एक हैजर्डस सिचुएशन है। इसका रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं। रिस्क बेसिकली एक कैलकुलेशन होती है कि कितने चांसेस हैं कि उस हैजर्ड से आपको एक्सपोजर हो सकता है, कितने चांसेस हैं कि उस हैजर्ड से आपको एक्सपोजर हो सकता है। और ये बेसिकली एक कैलकुलेशन होती है, रिस्क एक कैलकुलेशन होती है। हैजर्ड जबकि एक सिचुएशन होती है या एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब एक लाइक इसको किस तरह कर लें कि आप एक दरिया में हैं, ठीक है, या समुद्र में हैं। अब वहां पे अगर हम देखें कि हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक तो वाटर है, ठीक है, और पानी है। पानी के अलावा पानी में मौजूद फॉर एग्जाम्पल उस वाले सी में शार्क्स मौजूद हैं, तो शार्क्स हैं। और भी मुख्तलिफ तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं। अगर हम इन दो बड़े हैजर्ड्स की बात करें, पानी और शार्क, ठीक है, अब इसका हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे। हैजर्ड वहां पे मौजूद है। अब हम रिस्क जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या चांसेस हैं कि बंदा डूब जाएगा। और अगर वो डूबता है, चांसेस मतलब व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द लाइकलीहुड, क्या चांसेस हैं। और अगर वो डूब जाता है, पानी में गिर जाता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, उसका आउटकम क्या होगा। इसकी बेसिस पे आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हैजर्ड रिस्क तभी बनता है जब आप उससे एक्सपोज होते हैं। अगर आपकी लेबोरेटरी में, आप लेबोरेटरी है आपकी, उसमें अगर सैंपल्स मौजूद हैं तो हैजर्ड वहां पे मौजूद है। अब आपने इसका रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि आपको एक्सपोजर हो जाए सैंपल्स के साथ। और ये चांसेस किस तरह डिटरमिन होंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपने पीपीई पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, आपकी लेबोरेटरी का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, आपके इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कैसे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपकी लेबोरेटरी की बायोसेफ्टी अच्छी है, तो चांसेस कम है कि आपको एक्सपोजर होगा। अब एक दफ़ा अगर एक्सपोजर हो जाता है, अब यहाँ पे हमने इमेजिन करना है कि इन केस एक्सपोजर हो जाए, अगर आपका सैंपल्स के साथ एक्सपोजर हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल सकता है, क्या नतीजा निकलेगा। तो ये डिपेंड करेगा वो किस चीज का सस्पेक्टेड सैंपल है। क्या वो ब्लड का सैंपल है, अगर उससे एक्सपोजर हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। और फिर वहां पे हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो एचआईवी के लिए सैंपल आया था, सस्पेक्टेड था, तो एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, एचपीवी हो सकता है, एचसीवी हो सकता है, और दूसरे जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये रिस्क आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप काम ही ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेबोरेटरी का रिस्क जीरो हो जाए, तो आप लेबोरेटरी में कोई काम ना करें, ना कोई सैंपल लें,
और ना ही कोई टेस्ट रन करें, ठीक है। तो रिस्क तभी जीरो होता है जब आप हैजर्ड को रिमूव कर देते हैं। अगर हैजर्ड मौजूद है तो रिस्क कुछ ना कुछ लाजमी रहेगा। जैसे अगर आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी है, उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, 0.001 भी हो शायद चाहे, लेकिन रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। रिस्क एक ही सूरत में जीरो होता है, अगर आपका हैजर्ड रिमूव कर दें आप, ठीक है। यानी कि अगर अब रूम में बैठी हुई हूँ तो क्या चांसेस हैं कि मैं समुद्र में डूब सकती हूँ कमरे में बैठे बैठे? व्हाट आर द चांसेस? द चांसेस इज जीरो, ठीक है, चांसेस जीरो हैं। जीरो को कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो अगर मैं पानी में गिरूंगी, समुद्र की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं समुद्र में गिरूंगी तो चांसेस हैं डेथ। अगर मुझे तैरना नहीं आता, ठीक है, और मेरे पास कोई मेजर्स नहीं है, कॉन्सिक्वेंस इज बेसिकली डेथ। तो डेथ को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क विल बी जीरो। लेकिन आपको रिस्क होने के लिए हैजर्ड का होना जरूरी है। अगर हैजर्ड रिमूव कर देते हैं तो रिस्क जीरो हो जाता है, बट अगर आप काम कर रहे हैं, रिस्क हैजर्ड वहां पे मौजूद है, तो रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रिस्क कभी भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक नहीं होता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिस्क हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो आमतौर पे जब हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, लेबोरेटरीज में रिस्क असेसमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट, तो हमारी वैल्यूज आती हैं कुछ, ठीक है, कि वेरी लो है, या फिर अगर हम 1 to 100 के स्केल पे बात करें तो हम कहेंगे कि जी हमारे रिस्क की वैल्यू आई है 25। तो ये जो आपने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म किया है, इसमें जो आपकी रिस्क की वैल्यू आई है 25, ये पूरा साल 25 नहीं रहेगी, ये वेरी करती रहेगी। कभी ये 26 पे जाएगी, कभी ये 24 पे आएगी, कभी 23 पे आएगी, कभी 27 पे जाएगी। बट आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये रेंज में रहे, जो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज है उसके अंदर रहे। जिस तरह आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं, सीरम क्रेटिनिन करवाते हैं या आप ब्लड ग्लूकोज लेवल करवाते हैं, तो उसकी एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है। आपकी 110 से शुगर ज्यादा ना हो, आपका ब्लड प्रेशर 110 से ज्यादा ना हो, 120 से ज्यादा ना हो, आपने उससे नीचे वेरी करता रहता है रिस्क थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि वो थ्रेश होल्ड से एक्सीड ना करे। तो रिस्क कभी भी स्टैटिक नहीं होता, डेली बेसिस पे रिस्क चेंज हो रहा होता है। आज आप लोग फॉर एग्जांपल लैब में आए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे मूड में हैं, आप सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन आप आए हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो रिस्क कुछ और होगा, ठीक है। तो कुछ हैजर्ड्स के आप मुझे नाम बताएं, लेबोरेटरी में कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद होते मैडम बायो हैजर्ड्स। हैं? बायो हैजर्ड्स, इसको स्पेसिफाई करें कि बायो हैजर्ड्स में क्या क्या चीजें आती हैं। मैडम लेट सपोज हमारे पास स्पेशल खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो दे आर लेथल, और वो किसी खास किस्म पे वो इन्फेक्शन काज कर सकता है अगर उसको हम प्रॉपरली हैंडल ना कर ले, बॉटल गिर जाए, इस तरह अगर कोई तो इसके साथ ये रिस्क हर वक्त ये रिस्क पे होता है कि वी शुड कीप इन अ सेफ हैंड, हैंडलिंग विद अ सेफ हैंड। और उसके साथ जो भी हम उसको हैंडल करते हैं तो शुड बी इन अ प्रॉपर मेयर, अदरवाइज इट इज क्योंकि फिर वही हैजर्ड जो है वो उसके साथ ये रिस्क कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम खाली हैजर्ड्स की बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स जो आपकी लेबोरेटरी में मौजूद होते हैं, केमिकल्स भी टॉक्सिन्स, हैजर्ड हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, chemicals, reagents, केमिकल्स हैं, equipment. रिएजेंट्स हैं, इक्विपमेंट भी हैजर्ड है, बिल्कुल इक्विपमेंट हैजर्ड है। Yeah. क्योंकि ऑटोक्लेव है, बायोसेफ्टी कैबिनेट अगर आपकी प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं है तो वो उल्टा आपको Can एक्सपोज कर रही accuse. होती है, Yeah. ठीक है। दूसरा, इसके अलावा अगर भारी इक्विपमेंट है वो आपके ऊपर गिर सकता है। टॉक्सिन्स हैं, ग्लासेस हैं, नीडल्स हैं, और ग्लास वेयर है जिससे आपको शार्प इंजरी हो सकती है, मशीन्स हैं, ये सारे हैजर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, ठीक है, तो ये सारे हैजर्ड्स हो सकते हैं।
अब ये हैजर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है रिस्क, और रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे हमारे क्या चांसेस हैं कि हम इन हैजर्ड को एक्सपोज हो जाएं, और अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं तो ये हो गया लाइक्लीहुड। अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये है कॉन्सिक्वेंस। तो रिस्क जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंस के साथ। तो रिस्क अब मुझे मेंशन करें कि रिस्क में क्या क्या चीजें आएंगी। हम एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जी। एक Exposure to वर्कशॉप pathogens. एक वर्कशॉप हमने अटेंड करी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि जैसे शेर हम्म जो है वो पिंजरे के अंदर मौजूद है, तो वो शेर तो एक हैजर्ड है, लेकिन वो रिस्क जो है अगर वो पिंजरे के अंदर मौजूद है हम्म तो वो रिस्क इतना नहीं है, लेकिन अगर पिंजरे से बाहर वो मौजूद है उसका रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। तो रिस्क जो होता है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन हैजर्ड वो कांस्टेंट रहेगा, हैजर्ड जो है वो शेर ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली रिस्क चेंज तो होता है आपकी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके एक्सपोजर के कितने चांसेस हैं, क्योंकि लाइक्लीहुड, अगर लाइक्लीहुड की रेशो चेंज होगी तो रिस्क ऑटोमेटिकली, क्योंकि लाइक्लीहुड को आप कॉन्सिक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्क निकलता है। अगर चांसेस ऑफ एक्सपोजर चेंज होंगे तो रिस्क आपका चेंज होगा। और अगर हम एग्जैक्टली रिस्क की बात करें कि रिस्क की एग्जांपल्स क्या हैं, तो जिस तरह अम, अ, कोई एग्जांपल्स हों। मैम एक्सपोजर ज्यादा देर तक आपका पैथोजन के साथ हो जाए देन इट कैन आल्सो बी अ रिस्क। उसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया ना, कि एक लिमिट है आपकी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंगली आप उतनी देर तक उसके कांटेक्ट में रहें तो शायद इशू ना होता हो, लेकिन ज्यादा जैसे कोई रेस्पिरेटरी पैथोजन समथिंग कुछ है तो आपका ज्यादा एक्सपोजर ये भी हो सकता है। एक्चुअली ये जो एक्सपोजर है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोजर जैसे स्पिल हो जाता है, तो ये एक सिचुएशन है। अब अगर स्पिल हो जाता है तो क्या आपको उससे, क्या चांसेस हैं कि आपको उससे इन्फेक्शन होगा, ये जो चांसेस कैलकुलेट करने हैं। और फिर किस चीज का स्पिल है, क्या बीमारी हो सकती है, वो है कॉन्सिक्वेंस, उससे आप फिर रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिचुएशन है, और सिचुएशन आप, यानी एक्सपोजर एक सिचुएशन है, उसका आपने कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सपोजर, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर, और फिर वो रिस्क आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क की बात करें ना, तो है रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है, इसमें कॉन्सिक्वेंस भी है और इसमें इंजरी, फिजिकल इंजरी या शार्प्स इंजरी, कट्स, और इसमें फॉर एग्जांपल इसमें आपका कॉन्सिक्वेंस भी शो हो रहा है और इसमें आपका एक्सपोजर भी शो हो रहा है, ठीक है। या रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, risk of getting burned. Spill is not a risk. Spill एक सिचुएशन है। अब स्पिल के नतीजे में अगर स्पिल हो जाता है तो एक्सपोजर के क्या चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्पिल होता है और वो BSL-3 लैब में है, आपने N95 मास्क पहना हुआ है, डायरेक्शनल एयर फ्लो मौजूद है, स्पिल किट मौजूद है, स्पिल को हैंडल करने के लिए आपके पास SOPs मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, तो रिस्क कम होगा कि मैडम आपको ईटिंग इन लैब वो रिस्क नहीं है? जी, ईटिंग इन लैब ये भी एक रिस्क है ना? ईटिंग इन लैब एक सिचुएशन है और इसका आपने रिस्क कैलकुलेट करना है। अगर आप BSL-3 में खाना खा रहे हैं तो रिस्क कुछ और है, अगर आप BSL-1 में खाना खा रहे हैं तो रिस्क कुछ और है। ये एक हैजर्डस सिचुएशन है, इसका रिस्क आपने कैलकुलेट करना है। और ये जो रिस्क आप कैलकुलेट करेंगे, व्हाट आर द चांसेस ऑफ एक्सपोजर, अगर आप एक BSL-3 लैब में खाना खा रहे हैं तो चांसेस ऑफ एक्सपोजर आर मोर, क्योंकि आपने N95 मास्क उतारा, वहां पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं। अगर BSL-1 में कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ एक्सपोजर या रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज लेस। तो ये एक हैजर्डस सिचुएशन है, ठीक है। स्पिल हैजर्ड है, बिल्कुल, स्पिल एक हैजर्डस सिचुएशन है। नीडल स्टिक इंजरी एक रिस्क है। नीडल स्टिक इंजरी भी एक सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल अगर आपको खाली नीडल लग जाती है और अगर आपको सैंपल वाली नीडल लगती है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ एक्सपोजर, और इसके अंदर क्या था, नीडल के अंदर, इसके अंदर ब्लड था, इसके अंदर नॉर्मल सिलाइन था, इसके अंदर वाटर था, इसके अंदर रिएजेंट था, केमिकल था, इसकी बेसिस पे आपका रिस्क जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें ना आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम क्लियर कट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। लाइक स्पिल एक हैजर्डस सिचुएशन है या एक हैजर्ड है, उससे हमने रिस्क कैलकुलेट करना है।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइक्लीहुड निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो रिस्क है वो है लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंस। तो स्पिल हो गया, अब आप देख रहे हैं कि स्पिल हो गया है। अब क्या चांसेस हैं कि जो लेबोरेटरी में मौजूद लोग हैं उनको टीबी हो जाए? फॉर एग्जांपल लिक्विड कल्चर टीबी उनका स्पिल हो गया। अब आप देखेंगे उन्होंने N95 मास्क पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे, क्या उस लैब में डायरेक्शनल एयर फ्लो था या नहीं था, क्या स्पिल बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है, आपके पास स्पिल किट मौजूद है या नहीं मौजूद है, लोगों की स्पिल मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे चांसेस आप कैलकुलेट करेंगे, हाई टू लो। ठीक है, आप कहेंगे वेरी हाई चांसेस या वेरी लो चांसेस। फिर उसके बाद सेकंड है कि किस चीज का एक्सपोजर, किस कॉन्सिक्वेंस क्या है। इन केस अगर वो स्पिल की वजह से आपको इनहेल कर लेते हैं आप, तो नतीजा क्या निकल सकता है? अगर वो स्पिल है CCHH का तो रिस्क कुछ और होगा, अगर वो स्पिल है कोविड का रिस्क कुछ और होगा, अगर वो स्पिल है टीबी का रिस्क कुछ और होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट है ना, हर डिजीज का कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट है। तो इस लिहाज से आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगली जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिकली हार्म क्या होता है। हार्म आम तौर पे रिस्क नहीं है, हार्म बेसिकली वो अफेक्ट है जो आपकी हेल्थ पे हो रहा है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस से आप इसको मिला सकते हैं। व्हाट एडवर्स इफेक्ट बेसिकली इट इज कॉजिंग, एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, आपकी हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ पे, एनिमल की हेल्थ पे, प्लांट पे, एनवायरनमेंट में या प्रॉपर्टी में। और जब थ्रेट की बात आती है तो थ्रेट हैजर्ड के इक्विवेलेंट टर्म है। थ्रेट में बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इंटेंशनली मिसयूज करना चाहते हैं या इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हैजर्ड्स हमें इंटेंशनली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इलेक्ट्रिसिटी बैठ के तारों में ये नहीं सोच रही होती कि मैंने किस किस ह्यूमन बीइंग को झटका मारना है, या जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो हॉलीवुड की मूवीज की तरह उनका ब्रेन नहीं होता कि हम लेबोरेटरी में बैठ के कब हमें मौका मिले और हम इस इंसान के अंदर एंटर हों और इसको इन्फेक्शन कॉज करें। उनमें इंटेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब थ्रेट की बात करते हैं तो थ्रेट में इंटेंशन है। वो जो मैडम, ग्रुप है लोगों का। जी जी, थ्रेड को हम डुअल यूज के साथ कंसिडर कर सकते हैं। डुअल यूज, डुअल यूज एक वो भी है एक कि किस्म का बेनिफिट और जो है हम दोनों हाँ मिस है यूज ना, है, तो उसमें में हाँ मिस यूज है। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्रेट होता है उसका एक मोटिव होता है, कोई रीजन होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो किसी को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना चाह रही हूँ, मेरी कोई ना कोई रीजन होगी, मोटिव होगा मेरा, मैं किसी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रही हूँ, मीन्स होंगे, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, क्या मैंने जिस पैथोजन को चोरी किया है मुझे उसको संभालना आता है, मुझे उसको एक्सपोज करना आता है, मुझे अपने आप को बचाना आता है, ये ना हो कि मैं एजेंट लेके जाऊं किसी को इन्फेक्ट करने के लिए और खुद को इन्फेक्ट कर लूं। और फिर तीसरा अपॉर्चुनिटी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायोसिक्योरिटी कितनी वीक है। अगर आपकी, वो कहते हैं ना कि अगर आपके सिस्टम के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं तो दूसरे उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी है कि मुझे मौका मिल सकता है कि मैं ये ऑर्गेनिज्म चोरी करूं, तो ये थ्रेट में आ जाता है। फिर आ जाते हैं हम फैसिलिटी और लेबोरेटरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेबोरेटरी एक बेसिकली वो मैम, वाला। जी जी, तो ये जो थ्रेट है ये बायोसिक्योरिटी नहीं है बेसिकली, बायोसिक्योरिटी है, यही बायोसिक्योरिटी है। यानी कि इंटेंशनल या अनऑथराइज्ड वाला बात आ जाती है हाँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें जो है फैसिलिटी और लेबोरेटरी के दरमियान में क्या डिफरेंस है। अब लेबोरेटरी होती है एक्चुअल रूम, जिस तरह अगर आप एक डायग्नोस्टिक लैब के अंदर जाते हैं तो वो पूरी की पूरी लैब एक फैसिलिटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ रूम्स हैं। आपका कैफे होगा, आपका स्टरलाइजेशन रूम होगा, आपका स्टोरेज रूम होगा, आपका बायो बैंक होगा, आपके एयर लॉक्स रूम होंगे, मेंटेनेंस रूम्स होंगे, सैंपल रिसीविंग रूम्स होंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट के या स्टोर होगा, आपका वेयर हाउस होगा। ये सारी चीजें मिला के एक फैसिलिटी बनती है। लेकिन जो लेबोरेटरी होती है ना, वो एक्चुअल रूम है जिसके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स के साथ काम हो रहा है। तो हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर एक लेबोरेटरी है डायग्नोस्टिक लैब, तो उसके अंदर एक माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, मल्टीपल लेबोरेटरीज हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, एक हिस्टो लेबोरेटरी है, एक हेमेटोलॉजी है,
ठीक है, एक बायोकेमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल। तो एक फैसिलिटी के अंदर मल्टीपल लेबोरेटरीज हो सकती हैं, बट ओवरऑल लेबोरेटरी इटसेल्फ खुद एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर सकती जब तक कि बाकी सारी चीजें मिलके फैसिलिटी के अंदर जो एंसिलरी चीजें हैं वो मिलके काम नहीं करती। ठीक है, अब आ जाता है बायोलॉजिकल एजेंट और बायोलॉजिकल मटेरियल के दरमियान में क्या फर्क है। बायोलॉजिकल एजेंट वो माइक्रोबियल एंटिटी है, जैसे आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, आपके वायरसेस हैं, ये सारी सेलुलर है या नॉन सेलुलर है, जिस तरह प्रियॉन्स हैं, नेचुरली अकरिंग है या जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, या फिर रेप्लिकेशन कर सकते हैं या किसी और तरह के वायरसेस हैं और वो इन्फेक्शन, एलर्जी, टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि बायोलॉजिकल एजेंट की मिसाल दें तो हम कहेंगे ये बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, ये प्रोटोजोआ वगैरह हैं। और अगर कोई कहे कि मटेरियल क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स में वो तमाम चीजें हैं जो आपकी लेबोरेटरी में मौजूद हैं जिनके अंदर या तो बायोलॉजिकल एजेंट्स वो श्योर मौजूद हैं या सस्पेक्ट करते हैं आप कि उसमें हो सकते हैं, जैसे आपके स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन एक बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल मटेरियल है। ठीक है, आपके सेल कल्चर्स, आपके प्लांट्स के जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं, टिश्यू जो होता है आपका, टिश्यू जो आपके पास आता है जिसको आप प्रोसेस करते हैं, फिर आपका ग्रोथ जो आप मीडिया वगैरह बनाते हैं, तो ये सारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं। वेस्ट है, ये सारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं। और इसका फर्क है बायोलॉजिकल एजेंट इटसेल्फ वो बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, और बायोलॉजिकल मटेरियल उसके अलावा जितने भी मटेरियल्स हैं जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं या कंफर्म है हमें कि इसमें बायोलॉजिकल एजेंट मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है वीबीएम, वैल्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स। वैल्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या होते हैं? तो वैल्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं कि आपकी कोई भी आपकी लेबोरेटरी के अंदर ऐसी चीजें जिन लेबोरेटरी में, ठीक है, अब इसमें पैथोजेंस भी हो सकते हैं, स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी वैक्सीन लैब में काम कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, या आपकी एटीसीसी स्ट्रेन्स हैं, चाहे वो नॉन पैथोजेनिक ही क्यों ना हो, आप कोई सेल कल्चर बना रहे हैं, आपके कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आप बना रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो, या ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि हार्म कॉज करने का पोटेंशियल रखते हैं, उनको हमने जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है मिसयूज से भी। और उसके अलावा उनको हमने ये भी मेक श्योर करना है कि अनइंटेंशनली वो एनवायरनमेंट में रिलीज होके एनवायरनमेंट या कम्युनिटी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इनकी जो डेफिनेशन हैं वो इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में मैंने वैसे सुना तो नहीं है कि एग्जैक्ट डेफिनेशंस बहुत कम आती हैं, बट कॉन्सेप्ट के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। इंसिडेंट एक अकरेंस है, जिस तरह मैंने कहा था ना कि हैजर्डस सिचुएशन, स्पिल हो जाना, नीडल स्टिक इंजरी हो जाना, इस तरह के जो चीजें हैं, एक अकरेंस है इंसिडेंट। हो सकता है उसके नतीजे में नुकसान हो या ना हो। ठीक है, तो इंसिडेंट बेसिकली एक अकरेंस है, एक वाकया रोनमा होना, ये इंसिडेंट है। अब इंसिडेंट एक्सीडेंट कब बनता है? अगर उसके नतीजे में हार्म हो जाए तो वो है एक्सीडेंट। ठीक है, तो इंसिडेंट बेसिकली एक अकरेंस है जैसे कि स्पिल वगैरह, और एक्सीडेंट ये है कि अगर उस स्पिल के नतीजे में आपको कोई कट लग जाता है, शार्प्स इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, या आपको एक्सपोजर हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो एक एक्सीडेंट बन जाएगा। ठीक है, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होगी, कोई ना कोई मतलब नेग्लिजेंस होगी, बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज देयर इज अ नॉन कंफर्मिटी बिहाइंड एन इंसिडेंट। इंसिडेंट्स डू हैपन। अब बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको, मुझे पता है, आती है सबको। बायोसेफ्टी में हम ये मेक श्योर करते हैं कि अनइंटेंशनल एक्सपोजर ना हो जाए पैथोजेंस और टॉक्सिन्स के साथ, और कम्युनिटी को भी हमने बचाना होता है, एनवायरनमेंट को भी बचाना होता है। जबकि जो बायोसिक्योरिटी है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो पैथोजेंस हैं वो चोरी ना हो जाए, गुम ना जाए, कोई उनको मिसयूज ना कर ले, उनको अदर देन द डिजायर्ड पर्पस, उनका पर्पस डाइवर्ट ना हो जाए, यानी उसको किसी और पर्पस के लिए, अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज ना कर लें, या फिर इंटेंशनली रिलीज ना कर दें एनवायरनमेंट में। तो हमने
बेसिकली बायोसेफ्टी में लोगों को बचा रहे हैं और बायोसिक्योरिटी में हम अपने पैथोजन और टॉक्सिन्स को बचा रहे हैं कि कोई बैड एक्टर उसको मिसयूज ना कर ले, इंटेंशनल मिसयूज। तो दोनों में फर्क है। बायोसेफ्टी अनइंटेंशनल एक्सपोजर से बचाती है और बायोसिक्योरिटी इंटेंशनल एक्सपोजर या रिलीज से बचाती है। तो हमने पहले रिस्क की बात की थी। अगर हम यही रिस्क सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका नाम हम रखते हैं बायो रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्योंकि बायो रिस्क मौजूद हैं, बायो रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। और जब मैनेज करते हैं तो हम बोलते हैं बायो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी हमारी लेबोरेटरी में बायो रिस्क मौजूद हैं उनको हमने मैनेज करना है और उसके लिए हमें एक सिस्टम या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी लेबोरेटरी के अंदर। क्यों हम सिस्टम या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? व्हाई स्पेसिफिकली सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट करना जरूरी है लेबोरेटरी में? मैडम, ताकि रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकें, मिटिगेशन कर सकें उसकी। हम्म हम्म हाँ, वो तो अगर हम डिस्कस रैंडमली भी अगर मेजर्स हम अप्लाई करें ना तो वो हम बायो सेफ्टी को ड्रेस कर रहे होते हैं। जैसे मैं कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, जस्ट मैंने एक स्पिल किट ला के रख दी है, जस्ट मैंने एक डॉनिंग एंड डॉफिंग के पीपीई ला के रख दी है। सिस्टमैटिकली चलने का क्या फायदा होता है? सिस्टम का मैडम, असल में फायदा ये है ना मैडम कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो तो उस सिस्टम में हर एक का अपना एक रोल होता है। वो रोल वो उसी तरह प्ले करता है जिस तरह वो सिस्टम में उसको बताया जाता है कि आपने ये करना है। अगर हमारे पास सिस्टम ही ना हो तो सारी चीजें जो है ना वो डिस्पर्स होगी। और ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे उसी तरह मैनेज फिर नहीं होगी। हम्म एग्जैक्टली। तो अगर हम इसको देखें ना कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है? सिस्टम एक कल्चर डेवलप करता है, एक कंसिस्टेंसी बनाता है ऑपरेशंस में। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम और अमेरिका के जुडिशरी सिस्टम की अगर हम बात करें कि दोनों में क्या फर्क है, तो आम तौर पे जिस तरह का सिस्टम होगा, लाइक अगर आप एक सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, अब यहाँ पे अ, एक सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। आप अगर देखें ना कि बोलते तो हम ये हैं कि जुडिशरी का सिस्टम है, बट जुडिशरी का सिस्टम इन प्लेस नहीं है। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है, लाइक इंडिविजुअल्स की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर हम देखें कि भाई सिस्टम में क्या फर्क है, सिस्टम बेसिकली एक कल्चर डेवलप करता है। जिस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह शौकत खानम है या आगा खान है, उनके अंदर सिस्टम मौजूद है। लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों की परसेप्शंस और लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रैक्टिसेस चेंज नहीं होती। अगर आप उस सिस्टम का पार्ट बनने चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन सिस्टम के फ्लो को फॉलो करेंगे और इससे एक कल्चर डेवलप होता है। कल्चर का मतलब ये है कि मुझे पता है कि जो भी लोग इस वक्त शौकत खाना में काम कर रहे होंगे उन्होंने ग्लव्स भी पहने होंगे और लैब कोट भी पहना होगा और बेसिक उन्होंने जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वजह ये है कि वहां पे एक सिस्टम इन प्लेस है, इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसीज नहीं है। ठीक है। और उसकी वजह से ही कल्चर डेवलप होता है। ठीक है। तो कल्चर अगर आप सेफ्टी का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप रैंडमली कुछ चीजें अपनी लेबोरेटरी में लाकर रख लेते हैं और आप कहते हैं कि मैंने बायो सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ये सिर्फ आपके होते तक रहेगा। जब आप जाएंगे तो उसके पीछे बायो सेफ्टी भी बिल्कुल जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो सिस्टम का एक ओवरऑल जो गोल है वो ये है कि आपने इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मिस यूज से कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। ओवरऑल यही गोल है कि जितने भी रिस्क हैं उनको आपने कंट्रोल और रिड्यूस करना है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात जो है ना वो ये आपके उसमें है जो है ना वो आपकी एग्जाम का सिलेबस के अंदर है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ सिस्टम और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वायरस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बायो सेफ्टी इंप्लीमेंट करनी है, बायो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि सारे सूटेबल रिस्क मिटिगेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन प्लेस हैं। ठीक है। तो ये एक मॉडल है बायो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का
जिसको बोलते हैं AMP मॉडल। ठीक है, A स्टैंड फॉर असेसमेंट, M स्टैंड फॉर मिटिगेशन एंड P स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस। AMP मॉडल है। ठीक, अब असेसमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप रिस्क को जो है वो, हाँ कुछ मैं कमेंट्स भी देख रही हूँ सिस्टम के ऊपर। हाँ, रिस्क को एक चीज है कि अगर सिस्टम नहीं होगा तो आपके चांसेस ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक मतलब एक कल्चर नहीं होता आपकी लेबोरेटरी के अंदर, और इसमें आपको हेल्प मिलती है कि आप मिनिमम रिस्क के साथ काम करें। अच्छा, ये वर्ड आपने यूज नहीं करना कि नो रिस्क। नो रिस्क कोई वर्ड नहीं है। लाइक अगर कोई कहे ना कि योर लेबोरेटरी हैज जीरो रिस्क बिकॉज यू हैव आइडियल बायोसेफ्टी, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। रिस्क हमेशा रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब अगर फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट का मतलब है कि सबसे पहले तो आपने रिस्क को असेस करना है, देखना है हमारे सिस्टम में रिस्क कौन कौन से मौजूद हैं, फिर उनको मिटिगेट करना है। मिटिगेट का मतलब है आपने उनको उस पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं और रिस्क को नीचे लेकर आना है एक्सेप्टेबल लिमिट तक। और थर्ड, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपने रिस्क कंट्रोल मेजर्स लगा दिए, आपने अपने सिस्टम को इवेलुएट भी करना है कि हमने जो डॉनिंग एंड डॉफिंग का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया था क्या वो काम कर रहा है, कैसे, क्या उससे हमें अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या हमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। ठीक है, जब गैप्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ना सिस्टम के अंदर, या आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं, ऑलरेडी गैप्स मौजूद होते हैं, तो आपको असेस करना है कि सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पे गैप्स मौजूद हैं और हमने उन गैप्स को कैसे कवर करना है, कैसे इंप्रूव करना है। ये है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करें और फिर उसको इंप्रूव करें, तो ये AMP मॉडल है। तो कैसे असेस करते हैं रिस्क, हमने कहा असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट कैसे होगी, तो ये रिस्क असेसमेंट का एक मेथड है और ये हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसको हम डिटेल से पूरा पूरा लेक्चर इसके ऊपर हम रखेंगे, तो उससे इसलिए मैं इसको स्किप करती हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट है रिस्क ग्रुप्स। आपने सुना होगा रिस्क ग्रुप्स के बारे में कि रिस्क ग्रुप्स होते हैं। तो 4 रिस्क ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर हैजर्ड टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इंडिविजुअल लेवल पे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों हैजर्ड्स देख रहे हैं। एक है कि अगर मुझे नीडल स्टिक इंजरी होती है, ठीक है, तो मुझे ही सिर्फ HBV होगा या HCV खुदा ना खास्ता हो जाएगा। लेकिन एक है कि अगर आप अपनी लेबोरेटरी से TB लेकर निकल रहे हैं, या आप COVID-19 लेकर निकल रहे हैं, या आप अपनी लेबोरेटरी से CCHF लेकर निकल रहे हैं, तो उसका कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो ये कहाँ चेक दोनों कराओगे चीज, उसकी आंखें? ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप हैजर्ड ग्रुप निकालते हैं। मैंने इसको हैजर्ड ग्रुप इसलिए लिखा है क्योंकि ये हैजर्ड्स हैं। रिस्क तो हम कैलकुलेट करते हैं ना, बट क्योंकि शुरू से ही इनके लिए रिस्क ग्रुप का टर्म यूज हो रही है, तो हम इसको रिस्क ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। तो एक नॉर्म बन गया है इसको रिस्क ग्रुप बोलना। तो पहला रिस्क ग्रुप 1 क्या है? रिस्क ग्रुप 1 वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, उनमें डिजीज कॉज नहीं करते। ह्यूमन और एनिमल्स में डिजीज कॉज नहीं करते। ठीक है, तो इनकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं रिस्क ग्रुप 1 की? इकोलाई। इकोलाई कौन सा वाला? like non-pathogenic strain of E. coli. एग्जैक्टली, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई। एग्जैक्टली, और इसके अलावा स्टेफिलोकोकस एपिडेर्माइडस हो सकता है। ये नॉन पैथोजेनिक है। हाँ, अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा स्किन के दौरान। फ्लोरा होता है, नॉर्मल स्किन फ्लोरा। लेकिन ठीक है, ये डिजीज भी कॉज कर सकता है। हाँ अगर डिजीज कॉज कर सकता है फिर नहीं, अगर हाँ हाँ डिजीज तो कॉज करता है ये। कॉज कर ठीक सकता है, है। इसमें आप ये कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस है जिस तरह, हमारे फूड के काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें मुख्तलिफ तरह की फूड सैक्रोमाइसिस है, सर्वेसी है, या डिफरेंट फूड के ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल के बैक्टीरिया हैं जो आमतौर पर डिजीज कॉज नहीं करते, और लैक्टोबैसिलस वगैरह। जी बिल्कुल। और
कुछ ऐसी फंगल स्ट्रेन्स होती हैं जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फूड के ऊपर लगती हैं और आमतौर पे वो डिजीज़ कॉज़ नहीं करती, तो ये रिस्क ग्रुप 1 में हो सकते हैं। अच्छा, रिस्क ग्रुप 2 में आ जाते हैं। रिस्क ग्रुप 2 में ऐसे पैथोजेन्स आते हैं जो डिजीज़ तो कॉज़ करते हैं, बट आम तौर पे सीरियस डिजीज़ कॉज़ नहीं करते, सीरियस हैज़ार्ड नहीं है, मतलब कर सकते हैं सीरियस इन्फेक्शन, कर सकते हैं, बट आम तौर पे ये नॉर्मल मॉडरेट तरह के इन्फेक्शंस कॉज़ करते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप मेडिसिन लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ये बाज़ औक़ात सेल्फ लिमिटिंग होती है उसकी ट्रीटमेंट। तो ये आम तौर पे ऐसे पैथोजेन्स हैं कि डिजीज़ तो कॉज़ करते हैं, मगर आम तौर पे सीरियस डिजीज़ कॉज़ नहीं करते। तो इनकी क्या एग्ज़ाम्पल्स होंगी? साल्मोनेला टाइफी हो गया, साल्मोनेला इसकी साल्मोनेला बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। या फिर इसका स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, है, ठीक है। इकोलाई, बिल्कुल, इकोलाई पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। इन्फ्लुएंजा की कुछ स्ट्रेन्स भी होती हैं इसमें, एग्ज़ैक्टली होती हैं। पास्चरेला भी स्टैफ आता है मैम इसमें। ठीक है, पास्चरेला का मुझे इतना एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि किस लेवल की उसकी पैथोजेनेसिस है, बट ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के पैथोजेन्स हैं, जिस तरह हमारी सारी एंटेरोबैक्टीरियासी इसमें मेजॉरिटी फॉल करती है और एक्सबीवी और एचसीवी भी इसमें फॉल कर सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिस्क ग्रुप 3 पे। आम तौर पर हमने कहा था रिस्क ग्रुप 2 वो पैथोजेंस है जो आम तौर पे सीरियस डिजीज कॉज नहीं करते। ये जो रिस्क ग्रुप 3 है ये आम तौर पे सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं। हो सकता है आप में या मुझ में किसी में वो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं या हमारी मतलब ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो हम में वो माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करे। जिस तरह समटाइम्स बड़ी सीरियस पैथोजेंस भी होते हैं बट वो इतना डैमेज नहीं करते। तो आम तौर पे ये सीरियस डिजीज ही कॉज करते हैं, कुछ केसेस में माइल्ड भी कर सकते हैं बट आम तौर पे सीरियस है, इनका रुझान सीरियस वाले स्पेक्ट्रम पे ज्यादा है। लेकिन फिर भी इनकी ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन अवेलेबल है, या तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल है या दोनों अवेलेबल है। तो इनकी मिसाल में हम कौन से ले सकते हैं पैथोजेंस? ऐसे पैथोजेंस जो आम ट्यूबरक्लोसिस तौर पे ही ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल, कोविड, कोविड ठीक है, कोविड भी ठीक है। हेपेटाइटिस बी को भी कंसिडर किया जा सकता है कार्सिनोमा और उसके हिसाब से इसमें इन्फ्लुएंजा देखना के पड़ेगा कि मेजर ट्रेंड ट्रेंड क्या है हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, सही है। नहीं, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं रिस्क ग्रुप 4 में। रिस्क ग्रुप 4 सबसे खतरनाक है। इसकी ना तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ना प्रिवेंशन अवेलेबल है, ना वैक्सीनेशन अवेलेबल है और आम तौर पर ही ये मेजॉरिटी में सीरियस बड़ी सीवियर किस्म की डिजीज कॉज करते हैं और इनकी ट्रांसमिशन टू कम्युनिटी भी बहुत हाई है। ठीक है, जैसे इबोला है, हेमरेजिक फीवर्स हैं, वायरस हैं जितने, ये सारे रिस्क ग्रुप 4 में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हमें हैजर्ड ग्रुप्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट देखने हैं। हम जब रिस्क ग्रुप्स की बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होता है, उसकी बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि उसका डोज क्या है, उसकी रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ईज ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब देखें, टीबी और कोविड दोनों एरोसोल से ट्रांसमिट होते हैं मगर दोनों की ट्रांसमिसिबिलिटी फर्क है। उस हिसाब से कोविड-19 स्प्रेड करता है, उस हिसाब से टीबी स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी में फर्क आ गया। होस्ट रेंज क्या है उसकी, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी क्या है, बट ये जहन में रखना है आपने कि रिस्क ग्रुप एलोकेशन वेरी करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ऐसा हो सकता है कि मैंने एचआईवी को, हमारी पाकिस्तान में एचआईवी को रिस्क ग्रुप 3 में प्लेस किया गया हो बट किसी और कंट्री में इसको रिस्क ग्रुप 2 या रिस्क ग्रुप 4 में प्लेस किया गया हो। तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस है जो कि एरेडिकेट हो चुका है कुछ किसी कंट्री से, और वहां पे अगर पोलियो का केस आता है तो वो उनके लिए एक डिफरेंट लेवल का रिस्क है। जबकि अगर हमारी कंट्री में आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एरेडिकेटेड नहीं किया हमने पोलियो को, तो हम लोगों उतना परेशान नहीं होंगे जितना एक कंट्री जिसने पोलियो को एरेडिकेट कर लिया है वो परेशान होगी। ठीक है, या फिर कुछ स्ट्रेन्स होती हैं जो एंडेमिक होती हैं। तो अगर ऑलरेडी एक डिजीज एंडेमिक है आपकी पॉपुलेशन में तो उसका जो फर्टेलिटी रेट है या मोर्बिडिटी रेट है वो फर्क होगा एज कम्पेयर टू अ रीजन जहां जिसने कभी वो डिजीज देखी ही नहीं है। ठीक है, तो रिस्क ग्रुप एलोकेशन वेरी करती है। अब मसला ये है कि अगर रिस्क ग्रुप एलोकेशन वेरी करती है तो हमें कौन सी रिस्क ग्रुप एलोकेशन फॉलो करनी चाहिए।
तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 ऑप्शंस दूं तो आप उनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सिंगापुर की आप फॉलो करेंगे, आप अमेरिका की फॉलो करेंगे, या आप कनाडा की फॉलो करेंगे रिस्क क्लासिफिकेशन? मैम जियोग्राफिकली जो नियर हो ना, तो पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारे रीजन के लिए भी कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, जैसे मतलब हमारे एशिया के लिए उसको हम ले लें, या जो हमारी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हो उसके अंदर जिस कंट्री के एनवायरनमेंट और कंडीशंस हमसे मैच करती हैं, हम उसको कंसीडर करके उसको भी देख सकते हैं, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे से रेलेवेंट कौन सा एरिया, लाइक अगर एशिया की कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, सिंगापुर की है या इंडिया ने अपनी बनाई हुई है, या इस तरह की हमारी जो एशियन कंट्रीज में से अगर किसी की क्लासिफिकेशन मौजूद है तो वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि फ्लोरा क्या है, फाना क्या है, यहाँ का जोग्राफिकल क्या डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इस पे बड़ा जो है वो डिपेंड करता है ये चीजें। ठीक है, तो ये सिंगापुर की बेहतर है क्योंकि वो हमसे ज्यादा जियोग्राफिकली जो है वो कनेक्टेड है, और मतलब हमारे से ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा का बिल्कुल ही एक अलग एनवायरनमेंट है, तो उसके मुकाबले में अगर हमारे पास, हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, जैसे हाई कॉन्सिक्वेंस पैथोजेंस की क्लासिफिकेशन, अगर हमारे पास एशियन कोई क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं है फिर हम बाहर देख सकते हैं, अदरवाइज बेहतर है कि आप जियोग्राफिकली लोकेट जो रेलेवेंट एरियाज है ना उनकी क्लासिफिकेशन आप फॉलो करें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो किस रिस्क ग्रुप में फॉल करेगा? मैडम रिस्क ग्रुप 3 में। ओके, यस, 3 के अंदर थिंक। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं 2 में या 3 में, तो इसमें आंसर ये है कि आप ठीक भी कह रहे हैं और गलत भी कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, इकोलाई है ना, अब इकोलाई में मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, नॉन पैथोजेनिक है, वीरोटॉक्सिजेनिक है, फिर नॉर्मल है उसकी स्ट्रेन, हम उन सबको एक ही ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें कुछ हैं जो माइल्ड फ्लू कॉज करते हैं, कुछ हैं जो सीवियर किस्म का जो है ना वो पोल्ट्री के ऊपर उनका इफेक्ट है, कुछ जो हैं वो ह्यूमंस में बड़ा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिस तरह से 1918 का पेंडेमिक फ्लू आया था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन से इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात कर रहे हैं, H5N1 है, H1N1 है। ठीक है, तो ये आप इसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो आप ये इसको नहीं, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिस्क ग्रुप 2 में है, या अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप बताएं कि जी इकोलाई किस रिस्क ग्रुप में फॉल करता है, तो आपने ये नहीं कहना कि ये रिस्क ग्रुप 2 में फॉल करता है, आपने पूछना है कौन सा इकोलाई, कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन सा साल्मोनेला टाइफी का स्ट्रेन। ठीक है, एप्सा की एक मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, एप्सा का एक है रिस्क ग्रुप डेटाबेस, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वहां पे जाए ना तो वहां पे आप स्ट्रेन का नाम लिखें तो वो आपको रिस्क ग्रुप बता देता है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी स्ट्रेन्स है ना जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज में उनका रिस्क थोड़ा फर्क होता है, कुछ कंट्रीज उसको 2 बोल रही होती हैं, कुछ 3 बोल रही होती हैं, तो वो तो हमें पता है कि हमने जियोग्राफिकली रिलेटेड को ही देखना है, बट आप इन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि ऑल इन्फ्लुएंजा वायरसेस फॉल अंडर 2, ऑल इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड फॉल अंडर 3। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग ये बताएं कि आ, आप रिस्क ग्रुप 2 को हैंडल करेंगे बायोसेफ्टी 2 में, रिस्क ग्रुप 3 को हैंडल करेंगे बायोसेफ्टी लेवल 3 में, और रिस्क ग्रुप 4 को हैंडल करेंगे बायोसेफ्टी लेवल 4 में। क्या ये ठीक है? ये मैंने जो बोला है वो ठीक बात है? नो मैडम, ये ठीक नहीं है। हम्म हम्म ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आप ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी मिसाल तो इसकी ये ले लेना, सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि कोविड-19 जब आया था तो हमने उसको रिस्क ग्रुप 4 में प्लेस किया था, ठीक है। रिस्क ग्रुप 4 में प्लेस करने के बाद WHO की जो इंटरम गाइडलाइंस आई, इंटरम गाइडलाइंस के मुताबिक हमने उसको BSL 2 में PCR परफॉर्म किया। हाउ कैन अ BSL risk group 4 level pathogen can be handled in a BSL 2+ level lab? किस बेसिस पे ये डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया कि एक्चुअली हम टेस्ट क्या कर रहे हैं। अगर कोविड-19 की आइडेंटिफिकेशन कल्चर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होती तो उसको कभी भी BSL 2 में अलाउ ना किया जाता, लेकिन चूंकि वो PCR बेस्ड थी और हमने स्पेसिमेन को लिया, स्पेसिमेन से RNA को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद फिर हमने PCR लगा दिया, तो स्पेसिमेन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू कल्चर, ठीक है। उसमें हम ग्रो नहीं कर रहे, सिर्फ स्पेसिमेन के साथ हैंडल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसीजर क्या कर रहे हैं। कभी भी एजेंट की बेसिस पे आपने जो बायोसेफ्टी लेवल है वो डिसाइड नहीं करना। इसकी दूसरी मिसाल है ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम ये कहें कि टीबी को सिर्फ BSL 3 में ही हैंडल किया जा सकता है, तो आप डेली ZN स्टेनिंग कर रहे होते हैं स्पूटम सैंपल्स की, जो आप BSL 2 पे परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि अगर आपने कल्चर करना है तो आप उसे BSL 3 से नीचे नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अगर ज्यादातर जो इस तरह के एरोसोल वाले पैथोजेंस होते हैं ना, उनका जब कल्चर होता है तो वो BSL 3 से नीचे नहीं हो सकता। अब HIV के जब आप इलाइजा कर रहे हैं तो इलाइजा आप BSL 2 में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HIV को कल्चर कर रहे हैं फॉर सम एक्सपेरिमेंट तो आप BSL 2 में नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर एज वेल, पैथोजन प्लस प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं है कि रिस्क ग्रुप 1 को आपने BSL 1 में हैंडल करना है, 2 को 2 में, 3 को 3 में। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपने देखना है कि what procedure actually we are going to do on that particular pathogen, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि कंटेनमेंट क्या होती है, what is containment। तो कंटेनमेंट बेसिकली आपकी जो है वो है कंटेन करना। जैसे आपका प्राइमरी कंटेनर होता है, कंटेनर क्या होता है? कंटेनर एक आपकी सैंपल की ट्यूब है जिसने कंटेन किया हुआ है, इसलिए वो कंटेनर है, ठीक है। तो टू लिमिट टू इट्स प्लेस, ठीक है। तो ये कंटेनमेंट है आपकी। अब दो तरह की कंटेनमेंट है, एक है प्राइमरी कंटेनमेंट और एक है सेकेंडरी कंटेनमेंट। प्राइमरी कंटेनमेंट क्या है? प्राइमरी कंटेनमेंट ये है कि जब मैं लैब में काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरे इर्द गिर्द जो लैब में लोग मौजूद हैं और जो मेरी लैब का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी मेजर्स लगाऊंगी वो है प्राइमरी कंटेनमेंट, मी एंड माय लैब, ठीक है। जबकि अपनी लैब से बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो कम्युनिटी मौजूद है, उसको अपनी लैब के अंदर के खतरात से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स आप लगाते हैं वो है सेकेंडरी कंटेनमेंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि बायोसेफ्टी कैबिनेट आपके ख्याल में प्राइमरी कंटेनमेंट है या सेकेंडरी है? मैडम प्राइमरी है ये। हम्म, और जो मैम प्राइमरी है। प्राइमरी है। ठीक है। हाँ, ये प्राइमरी है। देखिए बायोसेफ्टी कैबिनेट पे जब हम काम कर रहे हैं तो बायोसेफ्टी कैबिनेट बेसिकली क्या कर रही है? बायोसेफ्टी कैबिनेट मुझे बचा रही है और मेरी लैब के एनवायरनमेंट को बचा रही है, क्योंकि जो हवा बायोसेफ्टी कैबिनेट से एग्जॉस्ट होती है वो फिल्टर होके एग्जॉस्ट हो रही है और मुझे बचा रही है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन भी दे रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी दे रही है, ठीक है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट एक प्राइमरी कंटेनमेंट डिवाइस है। पीपीई क्या है? पीपीई प्राइमरी। पीपीई भी मैडम प्राइमरी हाँ प्राइमरी है, क्योंकि ये आपको बचा रही है, योर सेल्फ, इट इज प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। और कुछ हद तक आपके आसपास लोगों को भी बचा रही होती है। तीसरा है एफ्लुएंट डीकंटामिनेशन सिस्टम, जिसको ईडीएस भी बोलते हैं। ये किल टैंक की तरह का होता है, जिसको सेप्टिक टैंक भी बोलते हैं। आमतौर पर ये BSL 4 में मस्ट होता है और इसमें होता ये है कि आपकी लैब से जितना भी लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है पहले वो जाता है इस टैंक के अंदर,
और वहां जाके पहले वो ट्रीट होता है हीट से या केमिकल से, जब वो डीकंटामिनेट हो जाता है फिर उसको सीवेज में रिलीज किया जाता है जो बाहर आपका एनवायरनमेंट में है। तो ये सेकेंडरी होगी या प्राइमरी होगी? सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। एग्जैक्टली। और सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लेबोरेटरी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो खतरात मौजूद हैं उनसे कंटेमिनेट ना हो जाए। डोर्स और विंडोज आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। ये भी सेकेंडरी है। व्यापार गाड़ी लानी फिर आगे। मैम सेकेंडरी। हाँ बिल्कुल सेकेंडरी है, बिल्कुल ठीक है। डोर्स और विंडोज भी सेकेंडरी हैं। जो ऑटोक्लेव है, जो वेस्ट वाला ऑटोक्लेव होता है, जो वेस्ट को ट्रीट करता है, ये सेकेंडरी। 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 और ये सेकेंडरी वेस्ट क्यों है ऑटोक्लेव? क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि जो भी आपका वेस्ट है उससे बाहर वाला एनवायरनमेंट कंटेमिनेट ना हो जाए। जो भी वेस्ट बाहर जाए वो ऑटोक्लेव होके डीकंटेमिनेट होके बाहर जाए। तो ये सेकेंडरी कंटेनमेंट है। सिंक प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी। प्राइमरी मैडम। प्राइमरी है। प्राइमरी। इसमें थोड़ी सी मैं आपको कंफ्यूजन है, मैं बताती हूँ। सिंक जो है ना, बुक्स पे लिखा हुआ है ये सेकेंडरी कंटेनमेंट है, ठीक है, बट मैं मानती हूँ कि ये प्राइमरी कंटेनमेंट भी है। बट बुक्स के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो आपने सिंक्स को सेकेंडरी ही लिखना है। और इसकी पॉसिबल रीजन ये हो सकती है कि आम तौर पे लैब्स के अंदर तो आप सैनिटाइजर भी यूज कर लेते हैं। हैंड वॉश करना मस्ट आमतौर पर तब होता है जब आप लैब से एग्जिट कर रहे होते हैं। तो वो आमतौर पे हैंड वॉशिंग सिंक आपके एग्जिट के पास मौजूद होते हैं कि जब भी आपने लेबोरेटरी से निकलना है उससे पहले आपने हाथों को लाजमी वॉश करना है। इस कॉन्सेप्ट की बेस पे इसको सेकेंडरी कंटेनमेंट में लिखा जाता है। बट आई एग्री कि ये प्राइमरी कंटेनमेंट भी है, क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर हैं तब भी आप हाथ धो रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कैफे जा रहे हैं या आप लेबोरेटरी से किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो बेसिकली आपने हाथ धोए बगैर बाहर नहीं जाना, वरना आपके जो हाथों में कंटेमिनेशन है वो बाहर सारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। इस ठीक है? कॉन्सेप्ट को हम इस तरह भी तो ले सकते हैं ना कि आप ग्लव्स पहने हुए हैं तो वो पीपीई आपका प्राइमरी बन जाता है और सिंक सेकेंडरी बन जाएगा। इस तरह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस लिहाज से पीपीई जो है वो भी सेकेंडरी हो सकता है। नहीं, पीपीई बेसिकली आपको ही, हाँ पीपीई सेकेंडरी इस लिहाज से हो सकता है कि जब आप उसको उतार के जाते हैं तो आप बाहर वाले एनवायरनमेंट को कंटामिनेट नहीं करें, लेकिन बेसिक पर्पस जो है पीपीई बने इसलिए हैं कि पर्सोनल इटसेल्फ को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा अगर हम वो थोड़ी वो कहते हैं ना कि वो ज्यादा जब एक्सप्लेन कर लेते हैं ना तो फिर खुद कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ये ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है। चलें, अब बायोसेफ्टी लेवल्स की अगर हम बात करें तो बायोसेफ्टी लेवल्स में ये जो स्लाइड है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे आपने इसको कॉन्सेप्ट वाइज आपने ये नहीं कहना कि ये ही सब कुछ है, क्योंकि ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैब्स को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो BSL-3 की लैब्स होती हैं ना, वो आमतौर पर एरोसोल्स को कंटेन करने के लिए बनाई जाती हैं। उनके अंदर डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, उनके अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट होती है। तो जहाँ पे भी एरोसोल वाले हैजर्ड हों वहां पे BSL-3 प्रेफर की जाती है। उसके मुकाबले में अगर जो BSL-2 है वो ज्यादातर ब्लड बॉर्न, फीको ओरल, ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए होती है, जिसमें एरोसोल वाली प्रोटेक्शन तो नहीं होती, बट बेसिकली बाकी सारे मेजर्स आप अप्लाई करते हैं जिससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन ना हो जाए, फीको ओरल इन्फेक्शन ना हो जाए। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसका मैंने अभी पहले बताया था ना कि ट्यूबरक्लोसिस की जब हम ZN स्टेनिंग करते हैं तो वो BSL-2 में भी हम करते हैं। तो वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 बायोसेफ्टी लेवल्स हैं। WHO का जो लेटेस्ट मैनुअल आया है उसमें उन्होंने आमतौर पे ये जो बायोसेफ्टी लेवल्स है ना, इसको CL भी बोल सकते हैं, कंटेनमेंट लेवल, CL1, CL2, CL3, CL4। तो WHO का जो नया मैनुअल आया है उन्होंने बायोसेफ्टी लेवल्स को खत्म कर दिया है। ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल्स को खत्म करके अब उन्होंने उसकी जगह पे 3 लेवल्स बना दिए हैं। पहला लेवल है कोर रिक्वायरमेंट। कोर रिक्वायरमेंट वो चीजें हैं जो आपने हर लैब में इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट होगी, बेसिक्स हैं ये किसी भी लैब की। ठीक है, इस पे पूरा चैप्टर है, मैं आपको इसकी असाइनमेंट भी दूंगी, रीडिंग असाइनमेंट, तो आप पढ़ेंगे कि कोर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कोर रिक्वायरमेंट है। ये अगर हम इसको BSL
कि स्केल पे देखें तो ये BSL-1 प्लस BSL-2 जो बेसिक BSL-2 होती है, ये कोर रिक्वायरमेंट उसके इक्विवेलेंट है। सेकेंड जो लेवल है वो है हाइटेंड कंट्रोल मेजर्स। हाइटेंड कंट्रोल मेजर्स वो चीजें हैं आपसे कंट्रोल नहीं होती, ऐसे रिस्क जो कोर रिक्वायरमेंट हैंडल नहीं कर सकता और उसके लिए हमें एडिशनल प्रिकॉशंस चाहिए, तो वो हाइटेंड में आ जाती हैं। यानी आप एडिशनल जो मेजर्स लगाते हैं जिस लैब में, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी हेमेटोलॉजी की लैब है, वहां पे आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट की जरूरत नहीं है, तो कोर रिक्वायरमेंट आपको ये नहीं मैंडेटरी करती कि बायोसेफ्टी कैबिनेट लाजमी होना ही होना चाहिए। ना ही कोर रिक्वायरमेंट आपको कहती है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे लैब्स में जरूरत नहीं होती। अगर आप CBC कर रहे हैं, अगर आप हिस्टो कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको आमतौर पे रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं जो कोर रिक्वायरमेंट से कंट्रोल नहीं होते, तो उसके लिए आपको जो एडिशनल मेजर्स लेने पड़ते हैं वो आ जाते हैं हाइटेंड कंट्रोल मेजर्स में, और ये इक्विवेलेंट होती है BSL-2 प्लस और BSL-3 के। फिर आ जाती है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो कंटेनमेंट है वो है बेसिकली BSL-4 कि इससे ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल आपके सूटेड या कैबिनेट बेस्ड लेबोरेटरीज होती हैं जो BSL-4 है, और पाकिस्तान में BSL-4 अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि मेरे ख्याल से 3 मिनट रह गए हैं, तो इससे पहले कि हम कंटेनमेंट लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करें और वो दरमियान में रह जाएं, तो अगर यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अभी तक अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो। नहीं मैडम, कंप्लीटली आपने बहुत अच्छा समझा दिया कॉन्सेप्ट। थैंक यू। मैडम मेरे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैडम जी जब बिल्कुल। हमें रिस्क कैलकुलेट करना है तो रिस्क कैलकुलेट के लिए हम लोग उसमें जैसे हमने हैजर्ड्स लिए थे तो हम लोग थ्रेट्स को भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं या नहीं? जी, 2 रिस्क असेसमेंट होती हैं, एक होती है बायोसेफ्टी रिस्क असेसमेंट और एक होती है बायो सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा फर्क है, उनका फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आमतौर पे ये दोनों रिस्क असेसमेंट्स अलग अलग की जाती हैं, सेफ्टी की अलग होती है, सिक्योरिटी की अलग होती है, और सिक्योरिटी में फिर हम थ्रेट को लेते हैं, बट दोनों करना जरूरी है हर लैब के लिए। मैडम AMP जो है वो असेसमेंट आप बायो रिस्क मैनेजमेंट और बीच में चेंज कर देंगे? हाँ जी, असेसमेंट, मिटिगेशन एंड परफॉर्मेंस। असेसमेंट में हमने रिस्क को असेस करना है, मिटिगेशन में हमने उन रिस्क को रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, और परफॉर्मेंस में हमने ये देखना है कि जो हमने रिस्क कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए हैं क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उनका हमें डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है। अगर तो मिल रहा है तो ठीक है। मतलब मॉनिटर करना है उनकी परफॉर्मेंस को। हाँ एग्जैक्टली, मॉनिटर करना है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया क्या वो सिस्टम काम कर रहा है। अगर तो काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं काम कर रहा तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, मजीद इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा, थैंक यू। मैडम ये आपने डॉक्टर रिस्क के मार्क्स बताए हैं कि आपने हमने रिस्क की मार्किंग करनी है ना रिस्क असेसमेंट में, तो वो मार्किंग किस बेस पे करेंगे उसकी समझ नहीं आई। हाँ जी, जो रिस्क असेसमेंट है ना, इस पे पूरा एक लेक्चर है और ये बहुत डिटेल्ड आपका टॉपिक है। इसको हम पूरे एक लेक्चर में आपको रिस्क असेसमेंट कवर करेंगे, तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है हमारे चैट में कि कंटेनमेंट लेवल्स एंड बायोसेफ्टी लेवल्स आर सेम नाउ। बायोसेफ्टी लेवल्स अब खत्म हो चुके हैं। अगर आप कोई नई लैब बनाना चाह रहे हैं और आप बायोसेफ्टी लेवल्स का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बायोसेफ्टी लेवल्स का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि ये होगा तो BSL-1 है, ये होगा तो BSL-2 है। तो अगर आप वो फिक्स वाला क्राइटेरिया अभी नहीं चूज करना चाह रहे, तो आप नया जो WHO का मैनुअल है जिसमें उन्होंने कंटेनमेंट नया जो उन्होंने दिया है कोर, हाइटेंड और मैक्सिमम, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि WHO ने कह दिया कि बायोसेफ्टी लेवल्स आर नो मोर लाइक नाउ, वो नहीं अब यूज किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी लेबोरेटरीज बनी हुई हैं और वो बायोसेफ्टी लेवल्स के ऊपर बनी हुई हैं, तो आप उनको बायोसेफ्टी लेवल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आपके पास चॉइस आ गई है कि अगर आप कोई नई लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं और उन्हें आप BSL पे नहीं बनाना चाहते, आप ओपन क्राइटेरिया रखना चाहते हैं एज पर WHO, तो आप वो कर सकते हैं। बट ये सेम नहीं है, बायोसेफ्टी लेवल्स है फिक्स्ड अप्रोच, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। जबकि अब जो आई है ना WHO की जो नई आई है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है, जितना रिस्क है उतने मेजर्स अप्लाई करें।
जरूरी नहीं है एक फिक्स क्राइटेरिया फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। मैं आपको क्विज और आपकी असाइनमेंट जो है वो भेज दूंगी। Which level works well? It depends how much risk do you have. आपका रिस्क जिस लेवल पे बेहतर हो जाता है, हो सकता है आपका रिस्क हाई हो तो वो हाइटेंड से कंट्रोल होगा, अगर आपका लो है तो वो हो सकता है कोर से ही कंट्रोल हो जाए। तो ये लेवल्स बेस्ट नहीं होते, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अब जैसे मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं ना, तो आपको जो बीमारी है आपने वो दवाई लेनी है, तो हमें ये नहीं कह सकती कि जी पैनाडोल अच्छी है या वो अच्छा है। हमने देखना है हमें जो मर्ज है ना, हमने वो वाली दवाई लेनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।